हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एक टेस्ट ऑफ कॉमन एरर्स करने जा रहे हैं। ये टेस्ट ऑफ कॉमन एरर्स जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए कॉमन एरर्स का एक सीरीज है। टोटल 25 क्वेश्चंस का एक सीरीज है जो आपको हल करने के लिए दिया गया है। इस सीरीज में हर टॉपिक से सवाल रखे गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड बताया गया है कि आप कितना अच्छा करेंगे तो आप मतलब क्या होंगे। अगर आप 0 से, इसमें टोटल जो सवाल की संख्या है वो 25 सवाल की संख्या है। अगर आप 0 से 5 करते हैं तो आप बिलो एवरेज माने जाएंगे, मतलब औसतन से नीचे। अगर आप 6 से 10 सवाल को अगर हल करते हैं, सही हल करते हैं, तो आपका जो कैटेगरी होगा एवरेज कैटेगरी होगा। अगर 11 से 15 के बीच जाते हैं तो आप एबव, मतलब औसतन से आप ऊपर, औसतन स्टूडेंट से आप ऊपर होंगे, या औसतन आपका जो ग्रामर है उससे आप ऊपर में होंगे। अगर आप 16 से 20 के बीच करते हैं तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आएंगे, और इसी प्रकार से 21 के 25 में आप सुपीरियर, मतलब द बेस्ट होंगे। तो चलिए इस कॉमन एरर्स को हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉमन एरर्स पूछे गए हैं। इसमें टोटल 25 सवाल है। आपको एरर पार्ट चुनना है कि कौन सा खंड एरर है। यदि कोई खंड एरर नहीं है तो इसका जवाब होगा नो एरर। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन का सीरीज है। सबसे पहले हम आपसे बस ये कहेंगे कि पहले आप इन सवालों को खुद से बनाइए। पहले खुद का जांच जरूरी है। सीधे आंसर देखने से आप अपना जांच नहीं कर सकते हैं। आपको टोटल इसमें 25 सवाल आपको इसमें नजर आएंगे। आप इस पहले 25 सवाल को पहले हल करें, और इसके बाद अगर आपने हल कर लिया है, सेटिस्फाइड है अपने परफॉर्मेंस से, तो फिर आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाइए। अगला जो भाग है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड है। सारे इसमें कॉमन एरर्स का सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन सहित। तो पहले आप एक बार पहले इसको बना लीजिए। खुद को पहले जज करने के लिए सीधे आप आंसर की ओर मत जाइए। पहले आप इसको एक बार बना ले, 2500 एरर्स एक बार बना ले, अपना जांच कर ले कि अभी हम लोग कितने स्कोर कर सकते हैं। आप किस में हैं, आप सुपीरियर में, आप एक्सीलेंट में हैं, आप बिलो एवरेज हैं, आप क्या हैं। और इसके बाद ही आप इस एक्सप्लेनेशन से आप अपने आंसर शीट को मैच कीजिए। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन हम देते हैं आपको। चलिए, अब इसमें एक एरर्स को हम लोग देखेंगे कि कहां किस में क्या गलत है। करे क्या, इट वाज वेरी काइंड फॉर यू, ठीक है ना। चलिए, टू इनवाइट माई ब्रदर, नो एरर। इसमें से चुनना है कि कौन सा भाग गलत है। देखिए, अगर आप इट का प्रयोग करके या आप हाउ का प्रयोग करके, एक रूल है, यदि आप किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति काइंड है, कोई व्यक्ति र्यूड है, इस तरह से कोई व्यक्ति पोलाइट है, ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि कोई काइंड हो सकता है, कोई र्यूड हो सकता है, कोई पोलाइट हो सकता है। इसके बाद जो प्रीपोजिशन आते हैं वो ऑफ के साथ आते हैं, मतलब इसके साथ फॉर नहीं होगा। इसके साथ फॉर नहीं होगा, कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताते हैं और वो वाक्य अगर इट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन, हम फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहां पर होना चाहिए हमारा काइंड फॉर के जगह पर होना चाहिए काइंड ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा ये फॉर गलत है, हमारा ऑफ इसके सही आंसर है। चलिए हम एक दूसरा सेंटेंस इस पर देखते हैं। हमें कहना है कि मैं कितना ना समझ हूं कि मैं तुमको फॉलो किया, मैंने तुम्हारे एडवाइस को फॉलो किया या तुम्हारे एडवाइस को फॉलो नहीं किया। हमको कहना मैं कितना ना समझ हूं कि मैंने तुम्हारे एडवाइस को फॉलो नहीं किया। ये व्यक्ति बाद में पछता रहा है। तो ये वाक्य कैसे बनेगा, हम हाउ से बनाना चाहते हैं, हाउ थॉटलेस, ठीक है ना, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, फॉर नहीं होगा, हाउ। चूंकि देखिए, ये हम इट से स्टार्ट करें या हाउ से स्टार्ट करें, यदि हम वैसे एडजेक्टिव लेकर के किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में हम कुछ बताते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं, तो उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर ना होकर के ऑफ होना चाहिए। चलिए, हमें कहना है कि मैं कितना ना समझ हूं कि मैंने तुम्हारे सलाह को फॉलो नहीं किया, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, ठीक है ना, हाउ थॉटलेस ऑफ मी। यहां पर फॉर का जो यूज होगा ना वो गलत होगा, यहां पर ऑफ का प्रयोग सही है, ठीक है ना। ऑफ मी नॉट टू फॉलो योर एडवाइस, है ना, ऑफ मी नॉट टू फॉलो योर एडवाइस। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 1 का राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा जो 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, चलिए, बी होगा।
यहाँ पर ऑफ के जगह पर यहाँ पर फोर की जरूरत है। नंबर आते हैं 2 में, कह रहे क्या हर न्यू बुक इज फेयरली लॉन्गर, है ना, देन हर लास्ट वन। उसका जो नया किताब है वो पुराने जो पिछली जो किताब है जो लास्ट वन आया है उससे ज्यादा ये लंबा है। देखिए एक बात का ध्यान दिया जाए, फेयरली का जो यूज होता है, ठीक है ना, जो फेयरली का यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। जो फेयरली का जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। लेकिन जब वाक्य में जब कंपैरेटिव डिग्री दिया गया हो, ठीक है ना, जब वाक्य में जब कंपैरेटिव डिग्री जब हो तो यहाँ पर हम फेयरली के जगह पर रैदर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम फेयरली के जगह पर रैदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम कहना है, अगर हमें कहना है, हम लिख सकते हैं, देखिए तो हम लिख सकते हैं सी इज rather better, she is rather better, है ना, than her, ठीक है ना, सिस्टर, she is rather better than her sister। तो कहने का मतलब है जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो वहां पर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री लगाते हैं, फेयरली का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर रैदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लॉन्गर कंपैरेटिव है, अब इसके जगह पर फेयरली के जगह पर क्या होना चाहिए, रैदर होना चाहिए। फेयरली के जगह पर क्या होना चाहिए, रैदर होना चाहिए। यानी कि हमारा 2 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। आइएगा थर्ड नंबर पे सवाल में देखते हैं, व्हेन ही हर्ड द स्क्रीम, जब उसने, है ना, चीख, है ना, स्क्रीम का मतलब चीख, जब उसने चीख को सुना, ही फ्राइटेंड, वो डर गया। देखिए फ्राइटेन क्या है, फ्राइटेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, फ्राइटेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको वाज से जोड़ सकते हैं। ही फ्राइटेंड, वो डर गया था, मतलब वो ही वाज फ्राइटेंड, यहाँ पर ही के बाद ना वाज चाहिए, है ना। ही फ्राइटेंड सीधे गलत हो जाएगा, सीधे हम अगर ही फ्राइटन लिखते हैं तो हमारा ही फ्राइटन का जो यूज होगा वो गलत होगा, क्योंकि फ्राइटन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो उसके जगह पर हम बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी का मतलब एम इज और वाज वर, ठीक है ना। चलिए तो हम कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब है कि फ्राइटेंड के पहले वाज का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर फ्राइटेंड के पहले वाज का प्रयोग, यानी कि हमारा वाक्य ऐसे बनना चाहिए, ही वाज फ्राइटेंड, यानी कि हमारा 3 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं नंबर 4 में, आई बॉट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, मैंने 2 लीटर मिल्क खरीदा, एंड 1 क्वार्टर ऑफ ए पाउंड ऑफ चीज, है ना, और एक क्वार्टर खरीदा, एक पौंड का एक भाग, ठीक है ना, पौंड का चौथाई भाग हमने, चीज के पौंड का चौथाई भाग हमने खरीदा, ठीक है। देखिए क्वार्टर और हाफ ये सब के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वार्टर के पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 के जगह पर ए होना चाहिए, एक क्वार्टर होना चाहिए। 1 क्वार्टर नहीं होता है, एक क्वार्टर होता है। 1 हाफ नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, 1 हाफ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 1 हाफ गलत है, ए हाफ होता है। तो इस तरह से हमारा जो 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1 के जगह पर ए का प्रयोग होगा। चलिए हम आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कह रहे क्या, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड आवर वे ऑफ लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के वे को बदल दिया है, चेंज कर दिया है। देखिए जब हम कोई चीज को जनरल रेफरेंस में लेते हैं, है ना, जब हम किसी चीज को जनरल रेफरेंस में लेते हैं, है ना, तो जब जनरल रेफरेंस में लेते हैं तो आप लोगों ने द का रूल्स पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज को जनरल रेफरेंस में लेते हैं तो उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम किस रेफरेंस में ले रहे हैं, पर्टिकुलर रेफरेंस में नहीं है, ये किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात कहा गया है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे वे ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया है, यानी कि आप द का यूज नहीं होना चाहिए। जब जनरल रेफरेंस होता है, जब हम किसी नाउन का प्रयोग जब जनरल रेफरेंस में करते हैं तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारा जो 5 का राइट आंसर क्या बनना चाहिए, हमारा 5 का राइट आंसर ए बनना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जनरल रेफरेंस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, अतः हमारा यहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। नंबर 6 क्या रहा है, क्या, दे आस्क्ड अबाउट माई रीजंस, है ना, उन्होंने मेरा कारण पूछा, फॉर नॉट अप्लाइंग, है ना, द जॉब। देखिए अगर आप जॉब के लिए, आप लाइसेंस के लिए, ठीक है ना, आप अगर कोई चीज को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई फॉर होता है, वहां अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति, ठीक है ना, जॉब के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई फॉर करता है, इसका मतलब होना चाहिए यहाँ अप्लाई के बाद फॉर की जरूरत है, जबकि फॉर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमारा अप्लाई अकेले नहीं होना चाहिए, अप्लाई के साथ फॉर होना चाहिए। हमारा जो 6 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, अप्लाई कभी अकेले नहीं आएगा, अप्लाई के साथ फॉर आना जरूरी है। चलिए नंबर आते हैं हम 7 में, कह रहे क्या, सी लुक्ड एट मी, उसने मुझको देखा, विथ टीयर्स, आंसू के साथ, फॉलिंग डाउन फ्रॉम हर आईज,
अपने आंख से आंसू निकालते हुए। देखिए, जब कोई चीज ऑटोमेटिक नीचे ही गिरता है, नेचुरल तरीके से नीचे गिरता है, जैसे कि रेन, अगर हम रेन को देखें तो रेन नीचे खुद गिरता है, ठीक है। स्नो, बर्फबारी खुद होता है, पत्तियां पेड़ से खुद गिरते हैं, आप ऐसे समझिए। अच्छा, आंसू भी तो खुद गिरते हैं ना, आंसू भी खुद गिरते हैं। इनका नेचुरल डाउनवर्ड है ना, इनका जो नेचुरल जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है। इनका नेचुरल जो मूवमेंट है ये तो सीधे नीचे ही गिरते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इनका जो नेचुरल मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है, ये ऊपर की तरफ नहीं जाती है तो नीचे की तरफ आते हैं, ये डाउनवर्ड इनका नेचुरल मूवमेंट है। तो जब नेचुरल मूवमेंट खुद डाउनवर्ड है तो इनके साथ डाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, सी लुक्ड एट मी विथ टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम हर आईज, यहां पर डाउन का यूज गलत है क्योंकि इनका ये तो नेचुरल मूवमेंट है। रेन खुद, हम ये ऐसे कहेंगे कि रेन इज फॉलिंग, हम ये थोड़े कहेंगे कि रेन इज फॉलिंग डाउन, है ना। हम कहेंगे द स्नो इज फॉलिंग, हम ये थोड़े कहेंगे कि स्नो इज फॉलिंग डाउन, ये तो खुद नीचे ही गिरते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे प्रश्नों में डाउन का होना फालतू है, सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है। ओके, यानी कि 7 का जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 7 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नंबर 8 में आइएगा, इट इज नो गुड टू हैव ए पियानो इफ नो बडी कैन प्ले इट। करे क्या कि पियानो रखने का कोई फायदा नहीं है जब पियानो कोई बजा नहीं सकता है तो, ठीक है। देखिए, एक एक्सप्रेशन है इट इज नो गुड, इट इज नो गुड, ठीक है ना, ऐसा बताया भी गया पहले। इट इज नो यूज, थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए। और देयर इज नो पॉइंट इन, और देयर इज नो पॉइंट इन, ये 3 एक्सप्रेशन आपके काम का चीज है, ठीक है ना। यदि इसके बाद कोई वर्ब अगर आता है तो वो V4 में आएगा। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो 2 + V1 नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो V4 में होता है। तो इट इज नो गुड के बाद टू हैव के जगह पर क्या होना चाहिए, टू हैव के जगह पर हैविंग होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर टू हैव गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, इम्प्रिजनमेंट इज नॉट ए गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ क्राइम। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, दिस काइंड, थोड़ा सा इस चीज को पहले समझा जाए। देखिए कैसे स्ट्रक्चर होता है, काइंड, टाइप, सॉर्ट, पहले स्ट्रक्चर को समझा जाए। प्रकार, सबका मतलब प्रकार है। इसके बाद ऑफ आएगा, इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं, है ना। पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। काइंड, टाइप, सॉर्ट, इसके बाद ऑफ, इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा। इसका मतलब आप कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर दिस काइंड, काइंड के बाद ऑफ, ठीक है ना, इसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ क्राइम्स के जगह पर क्या होना चाहिए, क्राइम्स में एस नहीं होगा, क्राइम्स के जगह पर क्राइम होना चाहिए। यानी कि हमारा 9 का जो आंसर होगा वो 9 का आंसर सी होना चाहिए। 8 का आंसर हम लोगों ने क्या किया था, 8 का जो आंसर होगा वो बी होगा। सारे आंसर सीट को आप मिला सकते हैं। चलिए वर्ड नंबर, हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। करे क्या, विदाउट एडिशनल क्वालिफिकेशंस, बिना अतिरिक्त योग्यता के, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो अहेड इन माई कैरियर। देखिए कैरियर के मामलों में, जब कैरियर के मामलों में आप गो अहेड नहीं जाते, गेट अहेड करते हैं। प्रगति करने के लिए गेट अहेड होगा, यहाँ पर गो अहेड का इस्तेमाल गलत होगा। ये एक फ्रेज है गेट अहेड, ठीक है ना। तो कैरियर में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, गेट अहेड करते हैं, गो अहेड नहीं करते हैं। कैरियर के मामलों में गो अहेड का प्रयोग गलत है। तो चलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पर गो के जगह पर क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए। ओके, यानी कि 10 का हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 10 का राइट आंसर सी होगा हमारा। चलिए 11 में आते हैं। एज पुअर एज दे आर, ठीक है ना, दे नेवर रिफ्यूज टू डोनेट फॉर एनी नोबल कॉज। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि वे गरीब हैं, यद्यपि वे गरीब हैं, वे कभी भी अच्छे चीजों के लिए दान देने से, डोनेट मतलब दान करना से नहीं मतलब इनकार करते हैं। हालांकि वे गरीब है, वे अच्छी चीजों के लिए, अच्छे मामलों के लिए दान देने से कभी इनकार नहीं करते हैं। देखिए एस का प्रयोग हम दो के सेंस में कब करते हैं, थोड़ा ध्यान। एस का प्रयोग दो के सेंस में जल्दी होता नहीं है, दो मतलब यद्यपि, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हिंदी क्या निकल रहा है, यद्यपि वे गरीब हैं, वे दान देने से कभी इनकार नहीं करते हैं। देखिए तो एस का प्रयोग हम दो के सेंस में कब करते हैं, जब एस के बाद, ठीक है ना, जब ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तब आएगा एज, तब आएगा क्लॉज। अब यहाँ जो एज होगा ये यद्यपि का अर्थ देगा। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, यहाँ जो एज होगा वह यद्यपि का ये अर्थ देगा, ठीक है। अगर हमको कहना है कि वे गरीब हैं, वे कभी भी दान देने से इनकार नहीं करते हैं, यद्यपि कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज, देखिए पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब,
पहले होना चाहिए एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो यहाँ ने क्या पहला हमारा एडजेक्टिव दे दिया गया है, अब इसके बाद एज आया है, स्ट्रक्चर को देखिए, इसके बाद एज आया है, यहाँ से मिला लीजिए, इसके बाद एज आया है, तो यहाँ तो ठीक है, इसके बाद क्लॉज है तो ये भी ठीक है, और इसके बाद क्लॉज है तो ये भी ठीक है, पूरा मिलाते चलिए आप। इसका मतलब है कि ये एज हमारा फालतू है, यहाँ एज की जरूरत नहीं है, हमारा सीधे एडजेक्टिव से लाइन स्टार्ट होगा। अगर हमको कहना है, आप इस वाक्य को देखिए, यद्यपि हम लोग बहादुरी से लड़े, बहादुरी से लड़े, हम लोग मैच हार गए। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको एस से बनाना है। बनाने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, हम ऐसे नहीं बना सकते, हम ऑल्दो से बना सकते हैं, हम दो से बना सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। हम ऐसे बनाना चाहते हैं, इसको ऐसे बनाना है, तो पहले क्या रखेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब। चलिए, तो ब्रेवली, बहादुरी के लिए पहले उठाते हैं, ब्रेवली कैसे लिखेंगे, ब्रेवली। चलिए, एज वी, या हम लोग, है ना, क्लॉज चाहिए ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। ब्रेवली एज वी फॉट, हम लोग बहादुरी से लड़े। यद्यपि देखिए, यहाँ पर एज का क्या अर्थ निकलेगा, यहाँ एज का अर्थ निकलेगा यद्यपि। हालांकि एज का जल्दी हिंदी यद्यपि नहीं निकलता है, लेकिन अगर वो इस स्ट्रक्चर में है तो एज का हिंदी निकलेगा यद्यपि। ब्रेवली एज वी फॉट, चलिए, कॉमा, वी लॉस्ट द मैच, हम लोग मैच हार गए। वी लॉस्ट द मैच, हम लोग मैच हार गए। तो ये हमारा बनावट है। आइए क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, निष्कर्ष ये निकालते हैं कि 11 का आंसर ये होगा, यहाँ पर एज नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग 12 में। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन अभी स्टार्ट हुआ नहीं, है ना, व्हेन देयर वाज ए ग्रेट रश इनटू माय कंपार्टमेंट, कि मेरे कंपार्टमेंट में, मेरे बोगी में धक्का मुक्की शुरू हो गया। अभी ट्रेन स्टार्ट होना ही, अभी हुआ ही था कि मेरे बोगी में धक्का मुक्की स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए, नो सूनर, नो सूनर के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, नो सूनर के बाद देन इस्तेमाल होता है। नो सूनर अपने साथ देन लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नो सूनर के बाद देन स्टार्ट होता है। और हार्डली, आप इसको हार्डली से भी बना सकते हैं, बेयरली और स्कार्सली, ये तीन वर्ड के साथ हम, है ना, वेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए, नो सूनर से दिवाक अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर वेन के जगह पर क्या होना चाहिए, नो सूनर क्या लेता है, देन लेता है, नो सूनर देन लेता है, ठीक है ना। और ये जो तीन दिया गया, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इसके बाद वेन का प्रयोग होता है। यहाँ फिर साफ लिख देता हूं, नो सूनर के बाद हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, वेन के जगह पर देन होना चाहिए। यानी कि हम कहाँ सुधार कर रहे हैं, बॉक्स बी में सुधार कर रहे हैं। हमारा जो 12 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए, वेन के जगह पर देन होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। ही वेंट टू मुंबई विथ ए व्यू टू, है ना, विथ ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब। देखिए, विथ ए व्यू टू के बाद क्या होना चाहिए, विथ ए व्यू टू, इसका हिंदी होता है कि उद्देश्य से। अगर हिंदी अगर कहें तो इसका हिंदी होता है कि उद्देश्य से। चलिए, विथ ए व्यू टू के बाद यदि कोई वर्ब अगर आता है तो ये वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए, ठीक है ना, चौथा रूप होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सिक्योर के जगह पर क्या होना चाहिए, सिक्योर के जगह पर सिक्योरिंग होना चाहिए, सिक्योर की जगह पर सिक्योरिंग होना चाहिए। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, तो अगर हमको कहना है अपना अंग्रेजी सुधारने के उद्देश्य से मैंने एक डिक्शनरी खरीदा, मैंने एक डिक्शनरी खरीदा। चलिए, अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं, करें कि अपना अंग्रेजी सुधारने के उद्देश्य से मैंने एक डिक्शनरी खरीदा। चलिए, मैंने एक डिक्शनरी खरीदा, पर इतना उठाता हूं, तो आई बॉट ए डिक्शनरी। थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए, आई बॉट ए डिक्शनरी के उद्देश्य के लिए क्या वर्ड है, विथ ए व्यू टू, ठीक है ना, विथ ए व्यू टू। चलिए, सुधारने के लिए क्या वर्ड है, इंप्रूव। तो विथ व्यू टू के बाद क्या होना चाहिए, विथ व्यू टू के बाद V4 होना चाहिए, विथ व्यू टू के बाद V4। तो इंप्रूव हमें नहीं लिखना है, इंप्रूविंग लिखना है, ठीक है ना। चलिए, अपना अंग्रेजी माई इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं, माई इंग्लिश। तो ये हमारी बात रही। चलिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिज राइवल, वो अपने राइवल, अपने प्रतिद्वंदी को, है ना, किल करने के लिए, मर्डर करने के लिए उतारू था, है ना, बेताब। बेंट अपॉन का मतलब अगर आप कोई चीज के लिए उतारू हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, तो आप उसके लिए बेंट अपॉन होते हैं। चलिए देखिए, अब बेंट अपॉन, देखिए प्रीपोजिशन, एक बेसिक रूल क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद,
ठीक है ना, वर्ब का चौथा रूप होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है, ये बेसिक रूल है। तो हमारा लाइन कैसे होना चाहिए, ही वॉज बेंट अपॉन मर्डरिंग, टू मर्डर नहीं होगा यहाँ पर, टू मर्डर का जो इस्तेमाल है वो गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मर्डरिंग, है ना। बेंट अपॉन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V4 होगा। इसका मतलब है कि 14 का राइट आंसर हमारा क्या बन रहा है, सी बन रहा है, 14 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए आते हैं नंबर 15 में, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर, उसने वहां जाने से इनकार कर दिया, वहां रहने से इनकार कर दिया। देखिए डिनाई एक वर्ब है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, डिनाई एक वर्ब है, इसके बाद यदि कोई वर्ब अगर आता है, खुद एक वर्ब है, अगर इसके बाद कोई वर्ब आता है तो वो V4 होगा। यानी कि यहाँ पर टू हैव के जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर टू हैव गलत है, टू हैव के जगह पर हैविंग होना चाहिए। डिनाई एक वर्ब है जिसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है V4 होता है। ऐसे बहुत से वर्ब है, केवल डिनाई नहीं, ऐसे कई वर्ब है जिसके बाद आने वाला वर्ब V4 रूप में होता है। हाँ, उसमें डिनाई एक प्रमुख वर्ड है, ठीक है ना। देखिए जबकि रिफ्यूज, रिफ्यूज का भी मतलब होता है इनकार करना, थोड़ा ध्यान दीजिए, लगभग अर्थ सेम है। रिफ्यूज के बाद क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी कि 2 + V1। देखिए, और डिनाई के बाद क्या होता है, डिनाई के बाद होता है V4 होता है। तो ये अर्थ में लगभग दोनों समान है, लेकिन दोनों का ग्रामर अलग अलग है। यदि हम रिफ्यूज से बनाते हैं तो यहाँ पर 2 + V1 होगा, लेकिन अगर डिनाई से बनाते हैं तो यही चीज V4 में चला जाएगा। इसका मतलब है कि 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, टू हैव के जगह पर हैविंग होना चाहिए, यानी 15 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए नंबर 16 में, ऑल वर्क्स बाय क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। देखिए एस्थेटिक्स क्या है, नाउन है, ठीक है ना, जबकि अपील क्या है, नाउन है। तो नाउन प्लस नाउन हमारा ये गलत होगा। एस्थेटिक्स जो है ना ये नाउन है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन होना चाहिए, ये हमारा सही है नहीं। चलिए देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें हम एस लगा करके नाउन बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे बेसिक, बेसिक जो है वो एडजेक्टिव है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बेसिक एडजेक्टिव है। अगर कोई कहे कि इसका नाउन बनाओ तो इसका नाउन हो जाएगा बेसिक्स, इसका नाउन हो जाएगा बेसिक्स, पहले आप ऐसा समझिए। अब जैसे कि मैं कहूँ फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल एक एडजेक्टिव है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, फंडामेंटल क्या एडजेक्टिव है। अब इसका अगर कोई कहे, सॉरी, अगर इसको कोई कहता है कि आप इसका नाउन बनाइए, फंडामेंटल का नाउन बनाइए, आप हमें क्या करना होगा, बस इसका केवल रूप चेंज करना है सर, इसका इसमें केवल एस जोड़ना है, तो फंडामेंटल्स, है ना, फंडामेंटल्स जो होगा वो नाउन हो जाएगा। यही बात एस्थेटिक में भी लागू है। देखिए एस्थेटिक जो है वो मूल रूप से एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एस्थेटिक जो है ना मूल रूप से एडजेक्टिव है। अब इसके नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नाउन बनाने के लिए हम इसमें एस जोड़ते हैं, है ना, इसका नाउन बनाने के लिए हम इसमें एस जोड़ते हैं, एस्थेटिक्स हो जाता है। तो हमें यहाँ जरूरत क्या है, पहले हम देखते हैं कि जरूरत क्या है। यहाँ एस्थेटिक्स अपील नहीं होगा, क्योंकि अपील तो खुद नाउन है, नाउन के पहले क्या जरूरत है, नाउन के पहले एडजेक्टिव की जरूरत है। ये एडजेक्टिव कब बनेगा, जब यहाँ से एस हटेगा ना तो एडजेक्टिव बन जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पर एस्थेटिक है जो कि एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर एस्थेटिक्स हमारा गलत है और सही एस्थेटिक होना चाहिए। 16 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं नंबर 17 में, कह रहा है क्या, द समिट बिगैन ऑन ए मच वॉइस्ड ऑप्टिम। देखिए यहाँ पे नाउन के पहले नाउन नहीं, नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म एक नाउन है, ये एक नाउन है, ठीक है ना, और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, नाउन के पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है। ऑप्टिमिज्म नोट नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक नोट होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म नोट नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक नोट होना चाहिए। यानी कि हमारा 17 का राइट आंसर क्या बनेगा, 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा नंबर 18 में, कह रहा है क्या, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। चलिए एंड क्या करता है, आप एंड के रूल को पहले समझिए। एंड दो बराबर चीजों को जोड़ता है। देखिए मोर एक्सपेंसिव के बाद देन है, तो मोर के कारण ये कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव में देन लगता है, तो देन आया है। तो सुपीरियर के साथ भी तो कुछ लगना चाहिए, सुपीरियर के साथ 2 लगता है, यानी कि यहाँ पर सुपीरियर 2 होना चाहिए, ठीक है ना, सुपीरियर के साथ 2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 18 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए कह रहा है क्या, आप इस वाक्य को देखिए, कह रहा है क्या, बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल, यानी कि कभी कभी आलसी हो जाना चलता है, चलता है। बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स, है ना, लेकिन मतलब हमेशा आलसी बना रहना माइट बिकम मोनोटोनस, वो उबाऊ हो जाता है। आलसी बने रहना, कभी कभी आलसी बनना चलेगा, एग्रीएबल है, ठीक है ना, कभी कभी आलसी बनना चलेगा, लेकिन हर समय आलसी बनना आपको मोनोटोनस बना देगा। देखिए जो ऑल और टाइम के बीच में 2 तरह का फ्रेज है, ऑल और टाइम के बीच में 2 तरह का फ्रेज है। या तो आप ऑल द टाइम लिखिए, अगर द लिखना है तो ऑल द टाइम लिखिए। ऑल द टाइम का मतलब होता है हर समय, प्रति क्षण,
हर समय, थोड़ा ध्यान दिया जाए, हर समय प्रति क्षण। चलिए, और ऑल के अगर टाइम से रखना चाहते हैं तो द हटाना होगा। ऑल टाइम से मतलब यदा कदा, कभी कभी, यदा कदा। चलिए, अब यहां से आप समझिए, कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जरूरत क्या है कि हर समय, हर समय, हर समय सुस्त बना रहना, हर समय, प्रतिक्षण, यानी कि यहाँ पर ऑल, आप देखिए इसको दो तरह से सुधार सकते हैं, या तो आप द हटा दीजिए तो ऑल टाइम्स, चलिए ये भी चलेगा, हमें एरर सुधारना है, या अगर आप द रखते हैं तो यहां से एस हटाना होगा, यानी कि ऑल द टाइम्स हमारा जो है वो सर गलत है ना। ऑल द टाइम्स की जगह पर क्या होना चाहिए, ऑल द टाइम होना चाहिए। यदि आपको हर समय कहना है तो ऑल द टाइम होना चाहिए, यानी कि हमारा 19 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आइएगा, हम आते हैं 20 में। सी वॉज इन द टेम्पर। देखिए, फ्रेज इन द टेम्पर नहीं होता है, ये फिक्स फ्रेज है, टेम्पर के साथ द नहीं लगता है, ठीक है ना, टेम्पर के साथ नहीं लगता है। होता क्या, गुस्से में, अगर आप गुस्से में हैं तो आप इन टेम्पर हैं, द टेम्पर नहीं होता, इन टेम्पर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर द के जगह पर ए होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 20 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आइएगा 21 में आते हैं। देयर और बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। उनका सारा जितना सामान था फायर में खत्म हो गया, आग में खत्म हो गया। देखिए, ऑल क्या है, ऑल एक डिटर्मिनर है, और इसके बाद यदि कोई डिटर्मिनर और अगर हमको लिखना है, ऑल के बाद यदि हमें कोई और डिटर्मिनर लिखना है तो ऑल के बाद जाएगा, तब जाके नाउन होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये हमारा सही है लेकिन हमारा ये गलत है। डिटर्मिनर प्लस ऑल प्लस नाउन, हमारा ये जो है वो गलत है। यहाँ पर क्या है, दियर एक डिटर्मिनर है, पहले आप इसको समझिए, ये एक डिटर्मिनर है, ऑल भी क्या है, एक ये डिटर्मिनर है। तो अगर ऑल के साथ यदि हमें कोई डिटर्मिनर की जरूरत हो तो उसे बाद में जाना चाहिए, नहीं, हमारा कैसे होना चाहिए, देयर, है ना, ऑल बिलोंगिंग्स हमारा गलत हो जाएगा, है ना, देयर ऑल बिलोंगिंग्स हमारा गलत हो जाएगा। पहले आप इसको समझिए, क्या होना चाहिए, ऑल देयर बिलोंगिंग्स, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, हमारा ऐसे होना चाहिए, ऑल देयर बिलोंगिंग्स होना चाहिए। ऑल के बाद डिटर्मिनर जाएगा, देयर एक डिटर्मिनर है, ये ऑल के बाद जाएगा, ऑल के पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑल के पहले जो होते हैं वो डिटर्मिनर गलत होते हैं। इसका मतलब है कि ऑल देयर होना चाहिए। इसका मतलब है कि 21 का जो राइट आंसर होगा वो सर ए होगा। चलिए, आइएगा 22 में। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, अपने काम पर, देखिए मेहनत करना, यहाँ टेक पेन का मतलब होता है मेहनत करना। देखिए, जब मेहनत करना होता है ना तो टेक पेन नहीं होता है, देखिए ये रूप गलत है। मेहनत के सेंस में पेन का अगर इस्तेमाल करते तो पेन्स होता है, वो टेक पेन नहीं होता है, क्या होता है, टेक पेन्स होता है, टेक पेन्स होता है, टेक पेन नहीं होता है, टेक पेन्स होता है। पहले आप इसके फॉर्म को समझिए, ठीक है ना। तो टेक यहाँ पेन्स होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, पेन्स होना चाहिए, जिसका मतलब होता है मेहनत करना। तो हिंदी क्या निकल रहा है कि वो अपने काम पर मेहनत करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेन के जगह पर पेन्स होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 23 में आइएगा। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड, देखिए यही गलत है, क्राइटेरियन सिंगुलर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्राइटेरियन सिंगुलर है। क्राइटेरियन का मतलब अगर कहें तो पैमाना, मानदंड, ठीक है ना। चलिए, पैमाना या मानदंड होता है, शर्त होता है। चलिए, क्राइटेरियन का प्लुरल क्या होगा, ये तो सिंगुलर है। ए नंबर ऑफ के बाद, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा चाहिए, ए नंबर ऑफ के बाद सर नाउन प्लुरल चाहिए। थोड़ा ध्यान दिया जाए, नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा चाहिए ना, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल चाहिए। क्राइटेरियंस में ही समस्या है। क्यों समस्या है, क्राइटेरियन सिंगुलर है, इसका जब प्लुरल बनाते हैं ना तो इसका रूप चेंज करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। क्राइटेरियंस हमारा गलत हो जाएगा, अगर इसका प्लुरल बनाया जाए तो क्राइटेरियंस गलत हो जाएगा। इसका जो प्लुरल होता है वो होता है क्राइटेरिया, इसका जो प्लुरल होता है वो होता है क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए क्राइटेरिया होना चाहिए। 23 का जो राइट आंसर हमारा होना चाहिए वो, अब ये पार्ट बी में है तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, आइएगा 24 में। लास्ट समर, है ना, पिछले गर्मी में, ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। चलिए, इंजॉय के बारे में थोड़ा समझते। इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, आप इसको समझिएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। चलिए, इसको आप इसको ट्रांजिटिव वर्ब समझिए, है ना, इसको आप ट्रांजिटिव वर्ब समझिए। चलिए, अब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जब नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट का जगह पूरा करने के लिए हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं।
हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम इसके जगह पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखिए तो कर है क्या, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो अपने अंकल के विलेज गया था, एंड इंजॉयड वेरी मच। अब देखिए इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, नहीं, यानी कि यहाँ पर जरूरत किसकी है, यहाँ पर जरूरत हिमसेल्फ की है। इसका मतलब है कि इंजॉयड के बाद हिमसेल्फ होना चाहिए, ठीक है ना, इंजॉयड के बाद हिमसेल्फ होना चाहिए। हम सुधार कर रहे हैं, 24 का हम सी सुधार रहे हैं। चलिए 25 और लास्ट, आई हेट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, मैं हर चीज से और हर व्यक्ति से नफरत करता हूं जो कि मुझे मेरी गलतियों को याद दिलाते हैं। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। चलिए मैं हर व्यक्ति से और हर चीज से नफरत करता हूं जो मुझे गलतियों को याद दिलाते हैं। देखिए हु का प्रयोग केवल पर्सन के लिए करेंगे, लेकिन इसमें थिंग भी मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक चीज इसमें दोनों मौजूद है, तो हु तो पर्सन के लिए आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर एवरीबॉडी होता तो यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसमें एवरीथिंग भी है। तब जब पर्सन और थिंग जब दोनों हो और दोनों के लिए जो लिखना हो, है ना, एक जो लिखना, जो कि जिसमें पर्सन भी हो थिंग भी हो, जो लिखना हो, तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं दैट का। इसका मतलब है कि हु के जगह पर होना चाहिए दैट। इसका मतलब है कि हमारा जो हु है वो गलत है और इसके जगह पर होना चाहिए दैट। इसका मतलब है कि 25 का आंसर हमारा बी होगा। तो बच्चों हमारा ये रहा एक्सप्लेनेशन आपके पूरे सवाल का। आप इसको एक बार बनाइए, 1 से लेकर 25 तक खुद बनाइए और अपना पहले अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, आप कितने में हैं, कितना सही आपसे हो रहा है, और इसके बाद ही आप इस एक्सप्लेनेशन को देखें और अपने आंसर को जांच लें। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।